आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे सिक्स्थ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस प्रिंसिपल से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है बेटा। और कई बार हमने डिस्कस भी किया इस प्रिंसिपल के बारे में, जितना अगर बच्चों को ध्यान होगा तो डिस्कस भी किया हुआ है ये। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है देखिएगा। फर्स्ट इस यहाँ लिखा है, पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। प्रूडेंस यानी होता है बेटा फ्यूचर के एंटिसिपेटेड लॉसेस जो होते हैं उनको आप पहले से रिकॉर्ड करके चलो, और फ्यूचर के अगर कोई प्रॉफिट्स होने वाले हैं तो उन्हें आप तभी रिकॉर्ड करो जब वो एक्चुअल में हो। ये प्रिंसिपल इसे कहता है। तो एक बार पढ़ते हैं, देखिए इस प्रिंसिपल के लिए क्या क्या लिखा है। फर्स्ट चीज लिखी है, प्रूडेंस प्रिंसिपल लाइक टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है फ्यूचर लॉसेस। कंसिडरेशन ऑफ ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा इसको। फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो आप उसको अभी से क्या करो, रिकॉर्ड करो, कंसीडर करो। बट लीव्स ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको लीव कर दो, मतलब अभी आप उसे मत रिकॉर्ड करो। ऐसा ये हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है द एसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज। ये प्रिंसिपल क्यों जरूरी है, यह लिखा है एंटिसिपेट और एक्सपेक्टेंसी नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये प्रिंसिपल को इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट एक्सपेक्ट हो रहा हो, यानी आपको लग रहा है कि फ्यूचर में किसी ट्रांजेक्शन को करने से मुझे प्रॉफिट हो सकता है, तो आप उसको अभी एस्टिमेट मत करो, अभी एक्सपेक्ट मत करो, है ना। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लॉस होने की संभावना है तो उसे आप आज ही एक्सपेक्ट करके चलो। इसे इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखा है यहाँ पे, द conservatism principles needs to be applied with more cautions and care so that the result reported are not distorted। यानी ये जो प्रिंसिपल है इसको बहुत बहुत ध्यान से आपको अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे रिजल्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल लिखा है, जब अपन कैलकुलेट करते हैं वेल वैल्यूइंग स्टॉक इन ट्रेड, यानी हम क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं कि हमें जब हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस इज कंसिडर। अभी हमने पढ़ा AS2 हमारा कहता है, हमने 18 चैप्टर्स में भी देखा था ये 18 नंबर के चैप्टर में, कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो उस पर वैल्यू करते हैं। ये हमारा AS2 कहता है। सपोज अगर मान लीजिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट है 1 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू उसका बचा है 40,000, तो बेटा अगर हम उसे कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो उस पर वैल्यू ना करें, जैसे 40,000 की जगह मैंने 1 लाख पे वैल्यू कर दिया, 40,000 पे वैल्यू होना चाहिए, जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, 1 लाख की कॉस्ट, 40,000 का मार्केट प्राइस, तो 40,000 पे वैल्यू होना चाहिए। बट मान लीजिए हमने उसके 1 लाख रुपीज क्रेडिट में लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका प्रॉफिट बढ़कर के आ जाएगा 60,000 से। तो प्रॉफिट आपका जो है वो नेट प्रॉफिट में भी बढ़ेगा, और नेट प्रॉफिट फिर आपका बैलेंस शीट बढ़ाएगी, बैलेंस शीट में कैपिटल आपकी बढ़ा देगी। तो आपको इस प्रिंसिपल्स को बहुत बहुत ध्यान से अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपने इसे गलत अप्लाई किया तो इससे आपके बिजनेस का जो रिजल्ट है वो भी अप्रोप्रिएट नहीं आएगा, वो भी रॉन्ग आ जाएगा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट इज मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेकिंग the provision for doubtful debt and discount on debtor in anticipation of actual bad and discount। समझो, अभी आप प्रोविजन क्रिएट करना मैंने आपको सिखाया था चैप्टर नंबर 19 में, एडजस्टमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेटा वहां पे जब हमने सीखा था कि जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डिस्काउंट ऑन डेटर्स के ऊपर जो प्रोविजन बनाते हो, दो चीजें, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसको भी आप एंटिसिपेट करते हो। फिर जब एक्चुअल बैड डेट्स या एक्चुअल डिस्काउंट देते हैं उस टाइम पे रिवर्स भी तो करते हैं। आई मीन टू से, जब आप के पास ऑलरेडी कोई प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, फिर आपको न्यू प्रोविजन बनाने के लिए कह दिया या एडिशनल बैड डेट्स दे दिया, तो एडिशनल बैड डेट्स के केस में आप क्या करते हैं, बैड डेट्स को आप ऐड करते हैं गिवन बैड डेट्स में, जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स गिवन होता था, न्यू वाला प्रोविजन ऐड करते हैं, ओल्ड वाला लेस करते हैं ना। तो कहने का मतलब है
कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी आप जो बनाते हो ना, वो भी एक तरीके से एंटिसिपेशन ही है। एंटिसिपेशन मतलब आप एक्चुअल बैड डेट्स और डिस्काउंट को एस्टिमेट कर रहे हो कि इतना हो सकता है, इसके लिए आपने प्रोविजन बना लिया। आपको फ्यूचर में दिख रहा है वो लॉस हो सकता है, तो ये वाली बात इसके लिए लिखी है। आई बात समझ में? आई होप सो आपको ये 6 वाला जो प्रिंसिपल है प्रूडेंस और कंजर्वेटर्स में जिसका नाम है, ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग अब हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बेटा देखिए क्या कहता है। ये कहता है एज पर दिस प्रिंसिपल असेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू अक्वायर देम एंड दिस कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द असेट। समझना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। जो असेट आपने खरीदी है, असेट जो भी आपने खरीदी है, जितना पैसा देकर के आपने असेट खरीदी है, मतलब जो उसकी अक्वायरिंग कॉस्ट है, आपने एसेट खरीदी अक्वायरिंग कॉस्ट में, जो आपने कॉस्ट में एसेट खरीदा वो प्लस इंस्टॉलेशन के सारे एक्सपेंस आ जाते हैं। तो सारे के सारी टोटल जो कॉस्ट आपने पे की है, उसको उस अमाउंट से आपको आपकी एसेट को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। फिर उसमें से जो भी आपका लाइक सब्सिक्वेंट जो भी अकाउंटिंग होती है, लाइक डेप्रिसिएशन लगा तो डेप्रिसिएशन लेस करना है हर साल। तो अगर मैंने 10 लाख की एसेट खरीदी तो मुझे 10 लाख ही शो करना है अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है, फिर उसमें से नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन हमें रिकॉर्ड करते जाना है। ठीक है, ये वाली बात समझ आती है? तो ये बात लिखी है इसमें। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिएगा। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे asset is recorded at cost at the time of its purchase but is systematically reduced in value by charging depreciation। भाई asset को आप रिकॉर्ड किस प्राइस से करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। जब आपने खरीदी होती है तो आप उसे कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड करते हैं और उसमें से हर साल आप फिर क्या करते हो? सिस्टमेटिक तरीके से डेप्रिसिएशन लेस करते हो, मेथड चाहे कोई भी हो। एग्जांपल लिखा है इफ एन असेट इज परचेज्ड फॉर 6 लाख। मान लीजिए कोई असेट आपने 6 लाख में खरीदी है एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज 8 लाख। अगर आपने खरीदी 6 लाख में, मार्केट वैल्यू 8 लाख है, चाहे 8 लाख हो, 8 लाख क्या बता रहा है? 6 लाख से ज्यादा है मार्केट वैल्यू, मतलब 2 लाख ज्यादा है, या 3 लाख हो, मैंने ऑब्लिक लगाया मतलब 3 लाख हो। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट द असेट वैल्यू इज रिकॉर्डेड ओनली फॉर 5 लाख। एक बार सब बच्चे इस चीज को क्लियर कर ले भाई। क्या क्लियर करें? अगर बेटा स्टॉक की मार्केट प्राइस और कॉस्ट में से जो भी कम होता है उस प्राइस पे स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। असेट के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, असेट के लिए किसी प्रकार का कोई एएस अप्लाई नहीं होता। असेट के लिए ये प्रिंसिपल कहता है कि जिस कॉस्ट में आपने असेट खरीदी है, असेट को उसी कॉस्ट पे शो करोगे। मार्केट वैल्यू 6 लाख की असेट है हमारे पास, हमने 6 लाख में खरीदी है, अब 8 लाख हो जाए नहीं बढ़ जाए, 2 लाख में बढ़ गई, तब भी हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में 6 लाख रिकॉर्ड करेंगे। और अगर 3 लाख हो जाए, सपोज 6 की 3 हो गई, तो जो 3 लाख का लॉस हो रहा है तब भी आप 6 लाख रुपए ही रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में। यहाँ पे 5 लाख लिखा है, इसको 6 लाख कर देना ना। ठीक है, ये बात समझ आती है? Thus, the balance sheet does not indicate the price at which the asset could be sold for। बैलेंस शीट में कभी भी वो प्राइस नहीं लिखी जाती असेट की जिस प्राइस में असेट बेची जाएगी। ये बात को समझना। क्लियर हो गया बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी आपको? ये हमारा 7th वाला प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। बेटा मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है देखिएगा। मैचिंग प्रिंसिपल अगेन कहता है कि एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है हर बिजनेस का कि उसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है पीरियडिकली। मतलब हम चाहते हैं कि हर साल, पीरियडिकली मतलब हम एक साल का अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? एज पर दिस प्रिंसिपल इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। एक साल के खर्चे और एक साल की रेवेन्यू को हमें मैच करना होता है, यानी एक साल की रेवेन्यू हमें निकालनी होती है चाहे वो रिसीव है या नहीं रिसीव है, और एक साल के खर्चे हम लोग लिखते हैं चाहे वो पेड है या अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, रेवेन्यू में से एक साल की रेवेन्यू में से एक साल के एक्सपेंस लेस करते हैं तो हमें करेक्ट 1 ईयर का प्रॉफिट पता चलता है। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको एक साल की रेवेन्यू में से एक साल के एक्सपेंसेस को लेस करना है। तो जो प्रॉफिट अर्न करता है बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड इज मैच विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। प्रॉफिट कितना अर्न किया है एक बिजनेस ने, इसे करेक्टली डिटरमाइन करने के लिए, करेक्टली मेजर करने के लिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है
जितना भी रेवेन्यू हमने एक साल में कमाया है, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी पैसा खर्च हुआ है एक साल में, उसे मैच करना है। मतलब मान लीजिए मैंने रेवेन्यू अर्न किया 10 लाख और उसमें से एक्सपेंसेस हुए मेरे रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक्सपेंस हुए 7 लाख, तो बेटा 10 लाख के रेवेन्यू उसमें से 7 लाख का एक्सपेंस, तो 3 लाख रुपीस मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। ये चीज को समझना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने सपोज, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया सपोज 10 लाख, तो इसमें जो आपने रेवेन्यू आपने अर्न किया वो 10 लाख है, लेकिन इस 10 लाख में से अर्न करने के लिए आपने जो एक्सपेंस किया है वो 7 लाख किया है, साथ में 1 लाख रुपए का और अगर एक्सपेंस हुआ है जो इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए नहीं किया है, तो बेटा उस एक्सपेंस को काउंट नहीं करना है। समझ गए? ये मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट इज it is the basis for finding accurate profit for a period which can be safely distributed to the owners। भाई मैचिंग प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे हम लोग जो है वो एक्यूरेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे बिजनेस का, जिसको हम सेफली ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इट इज नॉट रिलेवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव। ये रिलेवेंट नहीं है चाहे पेमेंट कभी भी किया हो या कभी भी रिसीव हुआ हो, ठीक है। As per this concept, adjustment for made for all outstanding expense, prepaid expense, accrued income और unearned income। समझो, इसी एडजस्टमेंट, इसी प्रिंसिपल की वजह से आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड, इन चारों टाइप के एडजस्टमेंट्स को हम लोग ट्रीट करते हैं जब हमने एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। एक ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सारे के सारे जो एक्सपेंस है वो इसी के बिहाफ पे रिकॉर्ड होते हैं ना, देखिए जी, ठीक है। अब आते हैं अपन ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज द बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। मतलब बुक्स रखने की जो बुक कीपिंग हम लोग करते हैं, इसमें हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। मतलब हर ट्रांजेक्शन के दो साइड्स होते हैं। ये लिखा है ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन अकाउंटेंसी हैव टू एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट। डेबिट मतलब रिसीविंग और क्रेडिट मतलब गिविंग। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट मतलब रिसीव होना और क्रेडिट मतलब देना। एग्जाम्पल लिखा है जैसे हमने यहाँ पे, when a business acquires an asset receiving of benefit debit, it must pay cash giving of benefit credit। यानी अगर कोई बिजनेस खरीदोगे आप किसी से, तो बिजनेस आ रहा है हमारे पास, उस बिजनेस की असेट और लाइबिलिटी दोनों आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसे डेबिट करोगे, और क्रेडिट क्या करोगे, आप मान लीजिए आपने कैश पे किया तो कैश आप क्रेडिट कर दोगे। आई बात समझ में? ऐसा हो सकता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो बेटा ये हमारा ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है। जैसे आप कोई भी एंट्री पास करते हो तो आप क्या करते हो बेटा, आप यही करते हो ना कि जैसे आपने मान लीजिए कुछ परचेज किया तो आप एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, ऐसे, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए, आप कब मानोगे कि आपका प्रॉफिट अर्न हुआ है? तो ये प्रिंसिपल कहता है रेवेन्यू is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount has been established। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है कि आप अपनी कमाई या आप अपनी रेवेन्यू कब मानेंगे कि कब हुई है? जब आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है और उस ट्रांजैक्शन से आपके पास राइट आ गया कि आप सामने वाले बंदे से पैसा रियलाइज कर लोगे, ठीक है। तब आप अपना जो है वो क्या कर सकते हो, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल समझ आ गया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझेंगे उसे, उससे पहले एक लाइन देख लेते हैं। यहाँ लिखा है योर रिकॉग्नाइजेशन रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ अमाउंट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट। समझो, आपको आपका रेवेन्यू बताना है कि मेरा प्रॉफिट कब हो रहा है और रिसीव कब हो रहा है, पैसा रिसीव कब हो रहा है। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल जिससे आप समझिएगा, एबीसी लिमिटेड ने गुड्स बेचा 2014 में और इसका अमाउंट जून 2014 में, अप्रैल 2014 में माल बेचा, जून 2014 में पैसा रिसीव किया। तो आप जो सेल्स जो ट्रीट करोगे ना, सेल्स वो ट्रीट करोगे अप्रैल में ही, अप्रैल 2014 में ही आप अपनी
सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लोगे कि आप मानोगे कि सेल कब हुई, अप्रैल में, पैसा कब मिला, जून में, ठीक है। अब मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है, इससे एडवांस मिला है 2014 में गुड सेल करने के लिए ना, फॉर द सेल टू बी मेड इन अगस्त, मतलब हमें एबीसी लिमिटेड से कैश मिला है और उनको हमें अगस्त 2014 में गुड सप्लाई करना है। मई 2014 में हमें एडवांस मिल गया और अगस्त 2014 में हमें उन्हें जो है वो गुड सप्लाई करना है। तो रेवेन्यू आप कब रिकॉर्ड करोगे, जब 2014 अगस्त 2014 में, क्योंकि हमारा जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो केवल तब बनता है जब हम उन्हें गुड्स डिलीवर कर देंगे। उसने एडवांस दिया, वो काउंट नहीं होगा। काउंट कब से होगा, जब आपने गुड्स डिलीवर कर दिए। आपके पास राइट कब से आया, जब उसने, आपके पास राइट कब से आया, जब आपने उसे अपनी तरफ से माल बेच दिया है, भेज दिया है, तो आपके पास राइट आ गया कि अब आप उससे कैश रिसीव कर सकते हो। तो आप अपनी सेल को कब रिकॉर्ड करोगे, ये रेवेन्यू मतलब सेल। सेल कब रिकॉग्नाइज की जाएगी, कब सेल हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी जाएगी, जब कभी कोई ट्रांजेक्शन हुआ है और साथ में उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड राइट्स हमारे पास आ गए कि हम उस सामने वाली पार्टी से पैसा रिसीव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 11th हमारा वेरीफाइबल और ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। क्या कहता है बेटा ये कॉन्सेप्ट, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये कहता है किसी भी ट्रांजेक्शन को जिसे आप रिकॉर्ड करते हो उसका आपके पास प्रूफ या वाउचर होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर दैट ईच रिकॉर्डेड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड हैव एन एडिक्वेट एविडेंस टू सपोर्ट इट। कोई भी ट्रांजेक्शन जो हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायस। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा, जो बिल होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो है वो प्योरली बिल होना चाहिए ना, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, वहीं से तो हम अकाउंटिंग करते हैं। हम ट्रांजेक्शन्स थोड़ी पढ़ते हैं, है ना, लिखे थोड़ी होते हैं ट्रांजेक्शन्स। हम तो सारे बिल्स की बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, और वो बिल वेरीफाइड होने चाहिए। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, और वो जो बिल है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, कई तरीके की कैश रिसिप्ट से आपने किसी को पेमेंट किया तो सामने वाला बंदा आपको कैश रिसिप्ट देगा। तो ऐसे ये वेरीफाइबल और ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। अब बेटा थोड़ी सी चीजें और है हमारी बुक में। ये हमारे प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं, अब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टार्ट होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट ऑफ गाइडलाइंस है। सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ गाइडलाइंस का मतलब क्या है बेटा, कुछ गाइडलाइंस बनी है जो अकाउंटेंट है उनके लिए। इनको कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या गाप, गाप के नाम से बोला जाता है। issued by the accounting body of the country, the Institute of Chartered Accountancy of India। हमारा जो इंस्टीट्यूट है चार्टेड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ICAI, इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, ICAI। ये ICAI जो है, इन्होंने कुछ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, वो इशू किए हैं। ये अकाउंटिंग बॉडी है हमारी इंडिया की। उन्होंने बोला है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो सबको फॉलो करने हैं, आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी आप कभी कोई अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दे आर अकाउंटिंग रूल्स, आप इन्हें अकाउंटिंग रूल्स कह सकते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इसका प्रोसीजर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, ठीक है। इसमें रिकॉग्नाइजेशन है, ट्रीटमेंट है, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है कि आप अपनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ये सारी की सारी बातें इसमें लिखी है। A mode of conduct imposed on the accountant by custom law and professional body। और कोहलर कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये एक तरीके से एक अकाउंटेंट के ऊपर या एक प्रोफेशनल बॉडी के ऊपर क्या है, कुछ इम्पोज्ड, यानी हमने उनसे ये एक्सपेक्ट किया है कि आप अपना इस तरीके से बिहेव करोगे ये सब चीजों को फॉलो करते हुए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं बेटा, लेकिन हमारे कोर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आध अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताऊं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये कहता है क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो उस पर वैल्यू करना है, ठीक है। तो AS2 जैसे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो आपने पढ़ा नहीं है, कुछ डिलीट हो गए, लगभग 32-33 होने चाहिए टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
ठीक है, अब जो हमारे इंडिया में फॉलो किए जाते हैं मैं आपको बता दूं टोटल कितने होते हैं, है ना। एग्जैक्टली तो आपके पास पूरी लिस्ट दी भी नहीं है, बट आप हाँ सीए फाउंडेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास पूरी लिस्ट भी आ जाएगी इसकी, लगभग बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कितने हैं। लगभग अब 29 बचे, पहले 32 के आसपास हुआ करते थे। इसमें से भी काफी सारी चीजें डिलीटेड है। ठीक है, बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं आपके साथ चाहोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा कभी, है ना। सिर्फ इनके नाम लिखे हैं, फिर इनके अंदर बहुत सारी डिटेल्स भी है। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ऐसे, जो लिंक मेरे पास है उसको मैं शेयर कर दूंगा। हाँ जी, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नेचर कैसा होता है, तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरीके से गाइडलाइंस है विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रोड्यूस, जिनको यूज करके हमें हमारे क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सभी जगह पे एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बीइंग चेंज्ड और रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी चेंज होते हैं, जैसे जैसे बिजनेस का एनवायरनमेंट बदलता है वैसे वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी चेंज होते हैं। To bring uniformity in accounting practice and to ensure consistency and comparability is the main objective of accounting standards। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी आप अकाउंट्स बना रहे हैं, जो भी आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी आए, मतलब आप एक जैसा फॉर्म यूज करें। ठीक है, और कंसिस्टेंसी यूज करें। कंसिस्टेंसी मतलब होता है जैसे आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर लिया डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो आप कंसिस्टेंटली उसे ही यूज करें ताकि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कंपैरेबल बना सके। So next is when the alternate accounting practices is available and enterprise is free to adopt, so accounting standards are flexible। जब आपके सामने कोई alternate accounting practice available है, मतलब जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड है, या जो गुड्स होता है, स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, उसको वैल्यू करने के चार मेथड्स होते हैं। आपके कोर्स पे तो नहीं आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, है ना। तो आप इन मेथड्स के थ्रू आपको जो अल्टरनेट समझ आए आप उसके अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अमेंडेटरी नेचर। अमेंडेट मतलब क्या होता है, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। नेक्स्ट इज यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या यूज है भाई, तो लिखा है दे प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर। ये कुछ ऐसी नॉर्म्स या कुछ ऐसी गाइडलाइंस देते हैं जिनके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, नंबर एक। नंबर दो लिखा है इट क्रिएट्स द कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकॉज दे आर रिलायबल। ये जो है वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं अगर उस कंपनी की बैलेंस शीट को देखूंगा और उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर फॉलो किए हुए हैं, तो ये मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के मन में कॉन्फिडेंस लाता है कि इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है। रिलायबल बोले तो विश्वसनीय है, मैं बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास कर सकता हूँ उन पे, क्योंकि इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। It helps accountant to follow the uniform accounting practices and help auditors in auditing। ये अकाउंटेंट की हेल्प करते हैं, क्यों हेल्प करते हैं, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो की है, आप यूनिफॉर्म तरीके से मेथड्स को यूज करते हुए आ रहे हैं अपनी अकाउंटिंग में। और जो अकाउंट को चेक करने वाले होते हैं ना, उन्हें ऑडिटर कहते हैं, तो उनको भी ऑडिट करने में हेल्प करते हैं। ऑडिट मतलब अकाउंट को चेक करने में हेल्प करते हैं। It ensure the uniformity in preparation and presentation of financial statement by following the uniform practice। देखो कितना अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाया, 30 पॉइंट को 4 पॉइंट में लिख दिया इन्होंने मिला करके ना। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, है ना, और ये यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। एक ही बात है जो आपने थर्ड पॉइंट पढ़ा। ठीक है, ये तो बात होगी सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे ही खत्म होता है, अब नया टॉपिक आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS।
ठीक है, छोटे से 4 पॉइंट्स हैं इसमें। IFRS क्या है देखिए जी, to maintain uniformity and use of same or single accounting standards, international financial reporting standards, that is IFRS, are developed by क्लास international. में सिर्फ मैं हूँ Sorry, और कोई भी नहीं। आई एम और ओनली इन द क्लास, नो वन एल्स। ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे 2 मिनट लगना है, बस इसको पढ़ा करके खत्म करना है। आई नो कि वो लोग बोर हो जाते हैं ये सब चीजें थ्योरी पढ़ करके। आई थिंक ये IFRS तो आपके कोर्स में भी नहीं है। IFRS आई थिंक सो आपके कोर्स में नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये शायद कट चुका है। बट ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिए, अगर हम लोग बैठे हैं तो पढ़ लेते हैं। To maintain uniformity and use of same or single accounting standards, international financial reporting standards are developed by International Accounting Standard Board. ये एक IASB बोर्ड है, इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। ये भी सेम चीज है, अपनी अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी लाने की। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है आप कॉन्स्टेंटली एक टाइप की अकाउंटिंग करें, बार बार फेर बदल ना करें, बस, है ना। इसमें भी अगर आप इसको पढ़ोगे तो शायद मेरे हिसाब से कंप्लीट समझ जाओगे। वैसे मैं पढ़ा देता हूँ एक बार। टू डेवलप द सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, so users of information can make good decision and the information can be comparable globally. इसमें क्या है कि आप अपने अकाउंटिंग, आप ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं, मतलब पूरे ग्लोब में जो यूज हो रहा है, मतलब हर देश में यूज होने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप यूज करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी, ग्लोबली कंपेयर कर सकते हैं आप दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज या दूसरी जो कंपनीज अवेलेबल है आपकी कंपनी की जैसी, उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो ये जनरली यूज करती है वो कंपनीज जो लाइक इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रही है। ठीक है, टू प्रमोट द यूज ऑफ दीज हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड, है ना, इसको ये प्रमोट करती है कि आप हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को यूज करो, है ना। और टू फुलफिल द स्पेशल नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी बाय फॉलोइंग अबव ऑब्जेक्टिव्स। और ये लाइक स्पेशल जो छोटी और मीडियम साइज की एंटिटीज होती हैं वो भी इसे फॉलो करती है। बस IFRS का मीनिंग और बेनिफिट्स। IFRS is a principle based accounting standards. IFRS are a single set of high quality accounting standards developed by IASB, recommended to be used by the enterprises globally to produce financial statement. Like IFRS क्या है, एक तरीके से बताइए, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर ही बेस्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसमें क्या होता है एक सिंगल सेट होता है, यानी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक सेट बना दिया, उन सेट्स को आपको यूज करना है। ठीक है, बस। बेनिफिट आप इसे रीड कर लीजिएगा बेटा, बेनिफिट कोई ज्यादा टफ नहीं है, सेम सेम लाइंस बार बार लिखी है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं ऑफ करते हैं।